हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, जोश में। बिल्कुल जोश मेंटेन रहना चाहिए बिकॉज आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 2। अब तुम बोलते होंगे यार ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या जोश, जिस दिन एक्सरसाइज आएगी उस दिन जोश मेंटेन करके रखेंगे। पर ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्टिव्स हल्के में मत लेना। क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से भी, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, जब हम इनको करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यहां से, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट्स आगे चल के जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे वहां पे बहुत काम आएंगे। तो इन लोगों को हल्के में मत लेना। ये मत बोलना अरे क्या ये तुच्छ से सवाल आते हैं, ये तुच्छ से नहीं है, और इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अच्छे से फोकस करो। यूजुअली मैं देखता हूं कि बच्चों का इंटरेस्ट ना ऑब्जेक्टिव्स को लेके कम होता है, और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल जोश में आ जाते हैं। भाई अपना जोश इसके लिए भी मेंटेन करके रखो बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। चलिए भाई, तो शुरू करें क्या पहले क्वेश्चन के साथ में। और हाँ, पेन और पेपर होना चाहिए तुम्हारे पास बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले खुद से ट्राई करोगे। ऑब्जेक्टिव 2 के रूल्स में बता देता हूं। यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा, दो भी ठीक हो सकते हैं, तीन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो। तो यहां पे हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। करोगे? चलिए भाई, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या कहता है? इफ अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस द नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देन व्हाट विल हैपन। कौन से ऑप्शन यहां से करेक्ट हो सकते हैं? कोई एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे है, वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नेटिक है, ठीक है। तो करेक्शन कर लेना यहां पे। मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। तो क्या कहते हो तुम लोग, क्या कहना चाहते हो तुम लोग इसको देख के? सोचो भाई। चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पे है, उस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब मैं बोलूं तो मतलब दोनों की ही बातें होंगी यहां पे, ठीक है। नाम में पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें दोनों ही आएंगे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पे है, तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल हो गया, ये रेस्ट पे है, इसके पास वेलोसिटी जीरो है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, दैट मींस इसके ऊपर क्या क्या नहीं लग रहा है। अगर ये रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगाएगी वो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा, कंपल्सरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई, तो वो इसके ऊपर फोर्स लगा देगी और ये मूव करेगा। फिर समझ गए बात को? अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये पार्टिकल के पास मोशन आ जाएगा। फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जीरो होना ही पड़ेगा, मस्ट बी जीरो, कंपल्सरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना। मैग्नेटिक फील्ड चलाता नहीं है। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होता है वो होता है QVB। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो QVB होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का तो सिंपल सा पिक्चर था, Q इंटू E कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ही इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, अगर पार्टिकल एट रेस्ट होता है तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है। यहां पे उसने क्या बोला है कि भाई अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा? तो हां बिल्कुल, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है उसकी। रेस्ट पे है होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो है। तो क्या इसका मतलब ये समझ ले हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? देखो भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होना ही है। तो भाई यहां पे बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो फिर पक्का है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो होना है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है। पार्टिकल कहां पे है? रेस्ट पे है। तो भाई साहब, मैग्नेटिक फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो पार्टिकल के मोशन पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, भले मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है या फिर एब्सेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स मोशन पे डिपेंड नहीं करता है,
उसको तो बस चार्ज पार्टिकल चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है, उसको तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो अगर यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो कब नहीं लग सकता है? सिर्फ तभी फोर्स नहीं लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो किया है, मतलब जरूरी है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हां अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर फील्ड जीरो है या फिर फील्ड जीरो नहीं है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें ए और डी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट? समझ आती है ना बातें? इलेक्ट्रिक फोर्स को सिर्फ चार्ज से मतलब है, मैग्नेटिक फोर्स को इससे मतलब है चार्ज मूव कर रहा है कि रेस्ट पे। मैग्नेटिक फोर्स को किससे मतलब है कि चार्ज मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है। डन? हो गया? बढ़े आगे? चलिए भाई। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन सेज इफ अ चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे रखा है उस पे ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, फिर क्या बोलोगे? कोई चार्ज पार्टिकल, ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल, ये क्या है? रेस्ट पे है। देखो रेस्ट का मतलब क्या है? उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती है। उसने बोला है एक्सपीरियंस कर रहा है इस बार वो एक्सपीरियंस कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं था, लेकिन इस बार उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। क्या कहते हो तुम लोग? मस्ट नॉट वाला लिखें या मे नॉट वाला लिखें? सोचते हैं, चलो भाई क्या बोलते हो तुम लोग? मस्ट नॉट वाला सही होगा या फिर मे नॉट वाला सही होगा? यार देखो अगर यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है सो वी मस्ट से कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो मे और मे नॉट वाला चल जाएगा, बिकॉज पार्टिकल रेस्ट पे है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो लगता है वो होता है QVB। अब अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो तो जीरो हो जाएगा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहां से, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा भाई, रेस्ट पे रखा है ना पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता इसके ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे था, पार्टिकल रेस्ट पे था, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। बचा कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा फिर? तो भैया क्या बोले, अगर इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होना कंपलसरी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड होगी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल हमारा रेस्ट पे रखा है। और अगर पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, बाहर में गई मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल रेस्ट पे ना तो बस मैग्नेटिक फोर्स जीरो। क्लियर है? तो यहां पे आपके ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इस पे ऊपर, बिकॉज ये पार्टिकल रेस्ट पे है। पार्टिकल जब भी रेस्ट पे होता है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो बचा कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, तो मस्ट नॉट बी जीरो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। क्लियर चल रही बातें सारी? क्लियर चल रही है? पक्का ना? बढ़े आगे? सच में? चलिए सो आ जाओ अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 सेज if a charge particle projected in a gravity free room deflects deflect होगा एक्चुअली, है ना, डिफेक्ट नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेना, इट इज योर डिफ्लेक्ट। अगर एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में और अगर वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है तो क्या कहोगे? वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, must be an electric field, must be a magnetic field, both the field cannot be zero, both the field can be non-zero.
अरे सर ये क्या, एक ही बात है ये तो, बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन का मतलब क्या है, बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो, बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, नीचे बोल रहा है जो दोनों फील्ड है वो नॉन जीरो हो सकते हैं, यानी कि फिर से वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो सकते हैं। ऊपर बोलता है जीरो नहीं होंगे और नीचे बोलता है नॉन जीरो हो सकते हैं। नॉन जीरो होने का मतलब ये है ना कि भैया जीरो नहीं होंगे तो सी और डी दोनों ऑप्शन तो एक जैसे ही है, एक ही बात है। तो भैया एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें ग्रेविटी फ्री रूम में और वो डिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये तभी हो सकता है जब फील्ड वहां पे हो, ये तभी हो सकता है जब वहां पे फील्ड अवेलेबल हो। अब कौन सी फील्ड है हमें ये नहीं पता, तो ये मस्ट वाला पॉइंट जो है इसको अभी डाल नहीं सकते हम लोग क्योंकि हमें नहीं पता। बट मेरे हिसाब से सी और डी ऑप्शन होने चाहिए, बिकॉज सी और डी ऑप्शन में बोलता है कि दोनों फील्ड होने चाहिए वहां पे। सी ऑप्शन देखो क्या बोलता है, बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, दोनों फील्ड जीरो नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन बोलता है बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, दोनों फील्ड नॉन जीरो होंगे, दोनों फील्ड नॉन जीरो होंगे, ये बात भी सही। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो का मतलब क्या है, जीरो नहीं होंगे। तो ये दो ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज अगर वो डिफ्लेक्ट करता है तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, है ना। डिफ्लेक्शन हो रहा है बस इतना जानता हूं, इसके अलावा और डिटेल नहीं जानता हूं। तो मैं ऐसे पक्के से नहीं, देखो जब भी मस्ट बी बोल दे तो ये तब आता है जब हमें 100% एश्योरिटी होती है कि हां ये होगा। तो अगर हम बोले मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला इतना एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा फील्ड हो सकता है वहां पे। क्या पता सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या पता सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही हो, क्या पता दोनों ही हो, है ना। तो यहां पे मस्ट बी वाला पॉइंट ना डाल के मैं ये पॉइंट चूज करता हूं जिसमें ये कहेंगे कि दोनों ही फील्ड हो सकते हैं, वहां पे दोनों ही फील्ड हो सकते हैं। तो यहां पे इस कमरे के अंदर दोनों ही फील्ड जीरो नहीं होंगे, ये बात मुझे 100% पता है कि दोनों फील्ड जीरो नहीं हो सकते। तो सी और डी दोनों सेम ही ऑप्शन है, बस बातें अलग कर दी उसने। देखो मीनिंग उसका वही है, बस बोलने का स्टाइल अलग है। मीनिंग उसका वही है, बस बोलने का स्टाइल अलग है। तो वही समझाना चाहता हूं तुम लोगों को मैं, मीनिंग वही है, बस बोलने का स्टाइल अलग है, ठीक है। तो मस्ट बी वाला पॉइंट हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें 100% एश्योरिटी नहीं है। उसने बोला क्या कि वो उसका एक्सेलरेशन हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ, हाँ सर्कुलर पाथ फॉलो करा, इसलिए हमें एश्योरिटी नहीं है कि क्या है। अगर वो बोलता है देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पे। अगर वो बोलता है देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। गलत बात है ना, हमें क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड ऑप्शन बोलता है देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड ऑप्शन बोलता है मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं है नहीं, तो ये भी गलत बात है। हम दोनों को लेके चलते हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया दोनों फील्ड वहां पे नॉन जीरो होंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स यहां पे सही रहेंगे। डन, समझ आता है ना, है ना। क्या बोलोगे, अगर दोनों जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट करता है तो दैट मींस दोनों फील्ड प्रेजेंस हो सकते हैं वहां पे। तो आई थिंक सी एंड डी इज द राइट आंसर। तो भाई साहब यहां पे सी और डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं तुमने देख लिया होगा, फील ले लिया होगा इसका। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, आ जाओ भाई। अगला सवाल हमसे कहता है एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है ग्रेविटी फ्री स्पेस में विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। A charged particle moves in a gravity free space without change in velocity. Which of the following are possible? इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल चल रहा है बिल्कुल बढ़िया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। क्या बात है, क्या बात है। ये चीज कब हो सकती है, चलो देखते हैं। अगर हमारे पास, देखो पहली बात तो मैं वेलोसिटी के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान दे देता हूं तुम्हें। वेलोसिटी चेंज होने के दो कारण हैं। वेलोसिटी चेंज कब कब हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, अक्सर मैग्नेटिक फील्ड ही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और इसका मैग्नीट्यूड चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लेती है। तो चलो दोनों बनाते हैं। ये मैंने बना दिया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे मैं बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा।
अगर मैं बोलूं कि दोनों ही यहां पे, जस्ट वेट अ सेकंड, हां, अगर मैं दोनों की बोलूं दोनों ही यहां पे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो क्या ये बात सही रहेगी? अगर मैं बोलूं कि दोनों यहां पे पैरेलल हो जाएं तो क्या बात सही रहेगी? ये वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी भी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी भी है। तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यही वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ जाइए, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा QVB sin 0, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन यार वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको एक्सेलरेट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट कर देगा, और अगर जैसे इसके पास एक्सेलरेशन आया इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ये बात तो नहीं हो सकती सर, ये बात नहीं हो सकती है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देगा और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, और केस देखते हैं। अच्छा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बस इसी के बारे में पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो ये सब तो फालतू की बातें कर दी हम लोगों ने, अभी तक टाइम वेस्ट हो गया हमारा। कोई बात नहीं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो 0, तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरा। कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, और अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो बिना चेंज इन वेलोसिटी वो जा सकता है। यहां पे अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, दैट मींस नेट फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर जो लगता है वो 0 लगता है। नेट फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर कितना लगता है, 0 लगता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहां पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो नेट फोर्स 0 होगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन 0 है, फिर वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्या? हाँ, तो क्या वेलोसिटी में चेंज हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 हो? तो देखते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 हो जाए। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो भैया अगर यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? ये चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है तो क्या इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को 0 मत करो और इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो, तो बिल्कुल ये पार्टिकल हमारा रेस्ट पे ही रहने वाला है, मूव नहीं करेगा। तो यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। अगला पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो एक फोर्स लगा देगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q इनटू E। मैग्नेटिक फोर्स का चिंता नहीं अपने को, है ना, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स की चिंता नहीं है, बिकॉज वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और चार्ज पे। तो भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ तो वो पार्टिकल मूव कर जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है। हाँ, इसके लिए कह सकते हैं एक बार के लिए कि ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, सपोज करो कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे, फिर तो लास्ट वाले ऑप्शन का थोड़ा फील दिला देता हूं मैं तुम लोगों को, लास्ट वाले ऑप्शन का थोड़ा सा फील दिला देता हूं। एक तो ऑप्शन ए क्लियर है हमारा, एक ऑप्शन कौन सा वाला था, बी, ये रहा ना, हाँ, ऑप्शन बी क्लियर है हमारा, और उसके अलावा एक ऑप्शन डी को मैं क्लियर कर देता हूं, डी वाले ऑप्शन को। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पे भी चांसेस है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों? if magnetic force balances the electric force, then also net force will be 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर दोनों 0 हो जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सही बात है। दोनों अगर 0 हो जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए बट मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो रहे तो देखो भाई, ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है अगर पार्टिकल रेस्ट पे है हमारा। अगर हमारा पार्टिकल रेस्ट पे है तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। क्या बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो तो मैग्नेटिक फील्ड इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझो ना? तो ओवरऑल पॉइंट यही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो भी है तो भी चलेगा, बिकॉज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है, तो यहां से केस डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q इनटू E, और ये फोर्स इसको डेफिनेटली मूव करा देगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो उसके लिए मैंने बोला ठीक है भाई, अगर दोनों ही यहां पे अवेलेबल होते हैं तो एक चांस बन सकता है कि दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे। अगर दोनों ही अवेलेबल हैं तो एक चांस बन सकता है कि दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, एंड इन दैट केस द नेट फोर्स विल बी जीरो। तो मेरे हिसाब से तो ए बी डी यहां पे सही होने चाहिए। एक बार तुम लोग फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे, आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं हम लोगों से? A charged particle move along a circle under the action of a possible constant electric and the magnetic field. Which of the following are possible? तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो सर्कल में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। तो उनमें से कौन सी चीजें पॉसिबल हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर ये हो जाता तो वो पार्टिकल सर्कल में मूव ही नहीं करता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जीरो हो जाते तो पार्टिकल मूव ही नहीं करता, देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। तो इसके उसमें नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो हो जाता और वो मूव नहीं करता। तो ये ऑप्शन गलत है। E इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, दैट मींस उसको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है वो तभी होता है जब उसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मींस उसके ऊपर क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और सर्कल में मूव करते करते अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया जाता फिर तो दिक्कत हो जाती, फिर वो सर्कल में मूव नहीं करता, फिर वो क्या करता है? हेलिकल पाथ फॉलो कर लेता। याद है तुम्हें? लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कराया था मैंने तुम लोगों को, जिसमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया था, तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हेलिकल पाथ फॉलो करता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को नॉन जीरो कर दो, तो वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया। बट क्योंकि हमारे पास यहां पे चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो चलो इसी वाले को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, अरे गलत है भैया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दोगे तो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा। वो सर्कुलर पाथ तभी फॉलो करता है जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। चौथा ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो ऐसे पिक्चर बन जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है। उस केस में वो हेलिकल पाथ फॉलो करता हुआ जाता है। क्या करता है? वो हेलिकल पाथ फॉलो करता हुआ जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को नॉन जीरो कर दो, जिससे पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, दोनों फील्ड अगर जीरो हो जाते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरे वाले में सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, तीसरे वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कभी सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होता है। चौथा ऑप्शन हमसे कहता है कि दोनों ही फोर्सेस लगा दें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा दें और मैग्नेटिक फोर्स भी लगा दें। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर दोनों फोर्स लगते हैं तो उस केस में पार्टिकल क्या करता है? हेलिकल पाथ फॉलो करते हुए जाता है। हेलिकल पाथ जिस विद द नॉन यूनिफॉर्म पिच, ठीक है, हेलिकल पाथ विद नॉन यूनिफॉर्म पिच फॉलो करते हुए जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया क्लियर यहां पे। सो फिफ्थ का ऑप्शन भी सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलेगा? अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के चला गया
उस जगह से जहां पे दोनों फील्ड प्रेजेंट थी, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो क्या कहोगे तुम लोग फिर? सर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल है और चार्ज पार्टिकल जो है उनके पैरेलल चल रहा है। बिना डिफ्लेक्शन के जाना मतलब वो सीधा सीधा चलता जाएगा, पार्टिकल सीधा सीधा चलता जाएगा। तो हमने बोला मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा इसके ऊपर और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू QE, जिसकी वजह से वो पार्टिकल ऑलवेज सीधा सीधा चलता जाता है। पार्टिकल क्या करेगा? सीधा सीधा चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही केस हो गया हमारे पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है तो, पैरेलल नहीं है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का केस लेके देख लो, इस केस में तो आई थिंक डिफ्लेक्शन हो जाएगा यार, इस केस में तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। करके देख लेते हैं। ये हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा केस मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर बन गया ये, समझो है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो E वेक्टर परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पे प्रोजेक्ट कर दूं तो फिर क्या होगा? अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, लेकिन दिक्कत ये है इसके ऊपर QE फोर्स भी लगेगा, तो फिर तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल यहां पे ऐसे आ गया तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा ना यार। एक तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लगेगा। बाकी एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि यार दोनों बराबर हो गए तो, दोनों बराबर हो गए तो फिर ठीक है, बट E is not parallel to B, V parallel to B। चलो देखते हैं, रुक जाओ अभी, सेकंड वाले ऑप्शन को रुक जाओ, देखते हैं। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर वो मैग्नेटिक फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर बैलेंस कर दे तो फिर ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर बैलेंस कर दे तो ये वाला पॉसिबिलिटी बन सकता है। थर्ड वाला पॉसिबिलिटी देख लेते हैं एक बार, वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए और जो पार्टिकल है वो पैरेलल होना चाहिए वेलोसिटी के। तो ये हमारे पास पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, तो ये डेफिनेटली डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, गलत बात है। वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मैंने पैरेलल बनाया है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बनाया है। ऐसे केस में ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। वो मांगता है अनडिफ्लेक्टेड, वो क्या मांगता है? अनडिफ्लेक्टेड। थर्ड वाले ऑप्शन में तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। चौथा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बट बी इज वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के तो पैरेलल है बट वेलोसिटी पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो किसके पैरेलल है? किसी के भी नहीं है, तो यहां पे भी डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। कैसे? आओ समझा देता हूं। ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया ना, ये ए वाला ऑप्शन लिख दिया मैंने, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, और एक डी वाला ऑप्शन यहां पे क्लियर कर देता हूं। डी वाला ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, हाँ सर दोनों पैरेलल है, बट वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होगी? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी लो बना दी हमने परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं होनी चाहिए थी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। अब देखो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो गई, तो इसके ऊपर तो फोर्स लग जाएगा QVB वाला, इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लग जाएगा QVB वाला, और साथ ही साथ इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग जाएगा इधर की तरफ Q इंटू E वाला। ठीक है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक वाला, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, तो ये ऐसे है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है यहां पे, तो यहां पे भी डिफ्लेक्शन तो हो ही जाएगा।
यहां पे भी डिफ्लेक्शन हो जाएगा, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है और चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर वेलोसिटी नहीं है तो क्या हुआ, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले ली मैंने। परपेंडिकुलर के लिए केस सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं राइट हैंड रूल से। मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को रखा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फोर्स बाहर आता हुआ, तो भैया QE वाला फोर्स इधर लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, इधर मतलब बाहर आता हुआ लगेगा। तो क्या इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा? हाँ बिल्कुल सर, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए मेरा डी ऑप्शन भी गलत है यहां पे, इसलिए मेरा डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ना है। 6th वाले में ए और बी बिल्कुल सही है, बाकी आंसर गलत हो जाएंगे, बिकॉज ए और बी में देखो बेटा क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैंने परपेंडिकुलर बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग गया, हाँ बिल्कुल लग गया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अब QE अगर मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर दे, क्या अगर QE मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर दे तो ये सीधा सीधा चला जाएगा अनडेविएटेड, ठीक है। वही हम चाहते हैं कि वो अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड जाए। तो बी वाला ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन डी वाला पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। साथ ही साथ उसने बोला है कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वेलोसिटी को परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलरली जब कोई पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर QE फोर्स इधर की तरफ लग जाता है, बिल्कुल लगता है। मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, QE फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, उनका रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, यानी कि बीच में जाके कहीं ऐसे चला जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन हो गया उसका। हमें कौन सा चाहिए, अनडिफ्लेक्टेड वाला, तो ये ए और बी में बिल्कुल मैच करेगा। सी वाला ऑप्शन तुम्हारे आंखों के सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया उसका। दिस इज द पार्ट। समझते हो ना तुम लोग? क्लियर चल रही ना बातें सारी? जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट? पक्का? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया? बढ़े आगे? आ जाओ भाई। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है, आओ जरा देखो। इफ अ चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन अ रीजन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कहते हो तुम लोग? अनएक्सेलरेटेड जा रहा है मतलब नेट फोर्स 0 है। देखो अनएक्सेलरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन है 0, दैट फर्दर मींस कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो है 0। नेट फोर्स 0 लग रहा है। ओह अच्छा, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर देगा। भाई यही बोला ना, इफ अ चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब फोर्स 0 है, इन अ रीजन, उस इलाके में जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उस इलाके में वो एक्सेलरेटेड जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। सो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अगर दोनों के फोर्स बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, देन डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होगा। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहां पे लिखते हैं Q इंटू E वेक्टर। जरा देखो यहां से Q से Q मर जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं दैट E वेक्टर इज इक्वल्स टू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब बहुत अच्छी बात सामने आती है कि जो E वेक्टर है वो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां से एक बात समझ आती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये दो बातें तो सामने आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बी, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बी, नहीं, अगर वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, इनका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये वाली बात नहीं पता चलती है। E मस्ट बी इक्वल टू VB। चलो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करके देखें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E जो होता है वो होता है VB साइन थीटा। उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो VB के बराबर होना चाहिए, पर तुमने बोला सर VB के बराबर नहीं, VB साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। आपको यह पता नहीं है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। जिस दिन आपको इनके बीच का एंगल पता चल गया उस दिन आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। इसके हिसाब से वो क्या कहना चाहता है, E मस्ट बी इक्वल टू VB, मतलब फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से वो कहना चाहता है थीटा को 90 होना चाहिए।
फोर्थ ऑप्शन आपसे कह रहा है थीटा को 90 होना चाहिए, बट क्या तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ के कहीं दिख रहा है थीटा की वैल्यू में? क्वेश्चन को पढ़ के कहीं पे थीटा के बारे में पता चल रहा है तुम लोगों को? नहीं पता चला, तो ये वाला ऑप्शन हम गलत कर देंगे। वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। अगर सी ऑप्शन करेक्ट होता तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बी। अगर वी और बी के बीच में एंगल 90 बनता तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाता, बट क्योंकि सी गलत है तो डी भी गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। उम्मीद करो समझ आ रहा होगा। आ तो रहना समझ यार, सो तो नहीं गए ना तुम लोग? चलो भाई जाग जाओ जल्दी से, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे फिर हम। हो गया? कर लिया नोट? पक्का? बढ़े आगे? आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। क्या बोला गया है? दो आयंस है जिनका इक्वल मास है। आयन समझते हो ना तुम लोग, केमिस्ट्री वाले हो है ना, बंदे हो तुम केमिस्ट्री के, तुम पे किसका है जोर? हाँ भाई चलो आ जाओ। टू आयंस हैव इक्वल मासेस बट वन इज स्लाइट सिंगली आयनाइज्ड। एक तो सिंगली आयनाइज्ड है और दूसरा वाला डबली आयनाइज्ड है। अब देखो भाई, सिंगली आयनाइज्ड वाले के लिए हम बोल देते हैं कि अगर इस पे चार्ज Q है तो डबली आयनाइज्ड वाले पे चार्ज हो जाएगा वो 2Q हो जाएगा। इतना ही जानता हूं मैं बस, है ना, इतना ही जानता हूं मैं। बाकी अच्छे से तो तुम्हें पता है, तुम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, मैं थोड़ी, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं। कहां हमारे लिए आयन ओएन वाले चार्ज आते हैं ना। दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस। देखो भाई, इनको सेम प्लेस से प्रोजेक्ट किया है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द फील्ड दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्या कहानी सही रहेगी यहां पे? पहले वाले का चार्ज मैंने Q1 बोला वो है Q, मैंने दूसरे वाले का चार्ज Q2 बोला वो है 2Q। तो यहां से मुझे एक रिलेशन पता चलता है दैट Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो दोनों के चार्ज का रिलेशन मिल गया मुझे, दोनों के चार्ज का रिलेशन मुझे मिल गया। उसके बाद दोनों की वेलोसिटीज सेम है, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 बोला गया है उसमें। और क्या बोला है? दोनों का मास सेम है, M1 इज इक्वल्स टू M2 भी बोला गया है इसमें। अब इतनी सारी बातें समझ आ गई है तो जरा बताओ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर तुम प्रोजेक्ट करते हो तो क्या मिलेगा? किसी चार्ज पार्टिकल को अगर तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हो तो क्या मिलता है? फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला इज गिवन बाय QVB sin 90, बिकॉज यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर कम्स आउट विद QVB। तो फोर्स जो लगता है वो QVB के बराबर है। फोर्स जो लग रहा है वो QVB के बराबर है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा? तुम बोलोगे यस सर, वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो मैंने तुमसे पूछा कि क्या इस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा? तुमने बोला हां सर बिल्कुल वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर देगा? क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसके पास होता है कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके पास क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये तो लग गया मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है? क्या ये बात सही है? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसके पास होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लगेगा। भरोसा नहीं है तो डायरेक्शन दिखा दूं तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अपनी फिंगर्स को अंदर घुसा दो, थंब के डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठा रख दो और तुम्हारा पाम जो है वो क्या करता है? वो तुम्हें बताता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब मेरा हाथ इससे ज्यादा मुड़ नहीं सकता है, ठीक है? तो भाई अल्टीमेटली पॉइंट कम्स आउट बी दैट द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे सॉल्व कर लूं इसको मैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। और अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, दोनों परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला बनता है QVB। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चा बच्चा जानता है क्या है? mv²/r। जरा v से v मार दिया जाए, सो r का जो वैल्यू मुझे मिलता है वो होता है mv/QB। अब भाई सब r का वैल्यू मुझे मिल चुका है यहां से रेडियस के बारे में। तो बोथ द आयन विल गो अ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई। वो बोलता है दोनों ही सर्कल में जाएंगे इक्वल रेडियाई के। वो तो देखना पड़ेगा। देखो भाई क्या है, मास दोनों का सेम है। हाँ सर मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, बट चार्ज दोनों के अलग अलग है। तो चार्ज की कहानी हम सुना देते हैं पहले। चार्ज के लिए क्या बोलेंगे? इधर आओ, R1 इक्वल्स टू mv/q1b। दोनों के मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, बस चार्ज अलग अलग है। सेकंड वाले के लिए बोलेंगे R2 इक्वल्स टू mv/q2b। समझना समझ आपको ढंग से,
Q2 में क्या रिश्ता है, Q2 जो है वो 2Q1 के बराबर है, Q2 जो है वो 2Q1 के बराबर है। जरा पुट कर दें यहां पे, सो MV अपॉन 2Q1B, MV अपॉन Q1B, ये तो R1 है तो इसको लिखो R1 बाय 2। सो R2 कम्स आउट बी R1 बाय 2, तो R1 जो है वो 2R2 हो जाएगा, यानी कि सिंगली आयोनाइज्ड वाले का जो रेडियस है, सिंगल आयोनाइज्ड वाले का जो रेडियस है वो डबल आयोनाइज्ड वाले का दुगना है। चलो चेक करते हैं, इक्वल रेडियस तो नहीं होगा, इक्वल रेडियस तो नहीं होगा, तो ये तो काट दिया मैंने। तो फिर क्या होगा सर, सर्कल डिस्क्राइब बाय द सिंगली आयोनाइज्ड चार्ज विल हैव अ रेडियस डबल दैट ऑफ द अदर सर्कल। क्या सिंगल आयोनाइज्ड वाले का जो रेडियस है वो डबल है दूसरे वाले के? हाँ बिल्कुल है सर, तो इसको टिक लगा देना। The two circle do not touch each other. The two circle touch each other. भाई यार देखो, टच तो करेंगे एक दूसरे को, काहे टच करेंगे? बिकॉज आपने सेम प्लेस से दोनों को प्रोजेक्ट किया है। भाई कोई भी हो, कहीं से भी उसको फेंको, घूम फिर के वो अपनी जगह पे जरूर आता है। इसको भी फेंका, इसको भी फेंका, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन घूम फिर के तो अपनी जगह पे ही आएगा वो भी। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? दो पार्टिकल थे, दोनों को तुमने फेंका, एक छोटा सर्कल मूव करता है, एक बड़ा सर्कल मूव करता है। बड़ा सर्कल मूव करने के बाद वो फिर से उसी जगह पे आता है जहां से उसको फेंका था। जहां से हमने इनको प्रोजेक्ट किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है इनका, वहां पे दोनों मिलते हैं, पे दोनों मिलेंगे। तो भैया दोनों का सर्कल इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई कितना भी घूम ले, वापस उसको अपने घर आना ही होता है। तो यहां पे भी यही है, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, फिर से यहां पे आ जाएगा। बड़ा वाला सर्कल फॉलो करेगा, लेकिन आएगा फिर से यहीं पे जहां पे इनको प्रोजेक्ट किया था। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो आपका ए और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए और डी बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है, सो मत जाना, जागते रहना, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पीड ज्यादा कर दी ना मैंने, करनी पड़ेगी यार, अब थोड़ी है बच्चे, अब तो बड़े हो गए तुम लोग यार, अब तो स्पीड चलती है। चलो भाई जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। कर लिया नोट, बढ़े आगे, पक्का समझ आते हैं ना बात? चलिए भाई वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है along the positive x-axis, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है along the positive x-axis. You want to apply a magnetic field for a short time so that the electron may reverse its direction and move parallel to the negative x-axis. This can be done by applying the magnetic field along y-axis, z-axis, y-axis only, z-axis only. क्या कहते हो? अगर एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां जा रहा है, पॉजिटिव x-axis की तरफ एक इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लगाना, लेकिन छोटे समय के लिए, परमानेंट नहीं लगाना, थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी सी देर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाना है तो मैं कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं? और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से लगाना चाहता हूं कि जो पार्टिकल है वो रिवर्स हो जाए और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना लग जाए। हम चाहते हैं कि ये इधर की तरफ मूव करे। पहले मूव कर रहा था यहां पे, अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे जिसकी वजह से वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अब मूव करने लग जाए। क्या करोगे इसके लिए तुम लोग? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखोगे, सोचा है कभी? सोचते हैं सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले, पहले बना लो भाई, तुम्हारी मर्जी। ये वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस। ये बेचारे इलेक्ट्रॉन बीच में बना दिया। ये वाई एक्सिस हो गई, वो एक्स एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बना दूं कौन से डायरेक्शन में, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बना दूं वाई एक्सिस पे ले ले, पहले वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बनाया वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे बनाया तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है। तुमने जो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका देखा है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। तुम जो तरीका देखते हो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो जो डायरेक्शन तुम फाइंड करोगे उसका अपोजिट डायरेक्शन कर देना, ठीक है। तो जो डायरेक्शन तुम फाइंड कर रहे हो, क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स रखी, थंब को रखा मोशन की डायरेक्शन में, मोशन कहां हो रहा है, इधर हो रहा है ना,
मोशन का हो रहा है, यहां हो रहा है, तो थंब को रखा, फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड में, थंब को रखा यहां पे, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स बता रहा हूं, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन आएगा ऐसे, चलते चलते ये ऐसे मुड़ जाएगा और मुड़ के वो हो जाएगा रिवर्स में फिर से। समझ गए? सर्कुलर पाथ फॉलो करता है ये, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है ये। तो इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा अच्छे से बना दूं, अगर ऐसा होगा तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे करेगा। समझ गए? ये दिख रहा है तुम लोगों को, डायरेक्शन अपोजिट होगी। हमने मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हैं, जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हुई मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो। क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है? क्या वो पार्टिकल अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है? हां, तो वाई एक्सिस चलेगा, वाई एक्सिस चलेगा। अब जेड एक्सिस पे भी डाल लो मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जेड एक्सिस पे, बी जेड। जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने का क्या फायदा है कि यहां से जब तुम पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? सो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस बाहर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ। वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे। जेड एक्सिस बाहर आ रहा है तो ये देखो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है और वो जाता है ऐसे। देख रहा है? एक तो घूम के गया पीछे, एक तो कैसे जाएगा? एक देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनाया, मैं एक बार करके बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं एक्स एक्सिस पे जा रहा हूं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगाया तो मैं ऐसे घूम के जाऊंगा, ऐसे। हो गया पहला केस। अब दूसरा केस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लगाया है, तो उस केस में पता है क्या होगा? मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर लगाया तो मैं ऐसे ऊपर होके जाऊंगा, ऐसे घूम जाऊंगा पूरा गोल गोल। तो दो अलग अलग केसेस है। सेकंड वाले केस में वो ऊपर से जा रहा है, पहले वाले केस में वो साइड से घूम के जा रहा है। तो दो केसेस अलग अलग हैं। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो मैं अलग अलग ही बना देता हूं इनको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम्हें समझ आना जरूरी है, ठीक है? यहां पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे जेड एक्सिस। ये इलेक्ट्रॉन था हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास में, ये इधर की तरफ जा रहा था। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बना दी तो ये ऐसे गोल गोल घूम जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? वो डाइवेट हो गया जेड एक्सिस की तरफ, वो डेविएट हो गया जेड एक्सिस की तरफ, फिर घूम के जा रहा है पीछे से। और इसमें क्या हो रहा है? वो ऊपर से जा रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है? वो जेड एक्सिस की तरफ से जा रहा है, वो जाता जाता पहले जेड एक्सिस की तरफ घूमता है, फिर ऐसे घूम के जाता है। तो पहले जेड एक्सिस की तरफ गया, फिर पीछे से घूम के आया। इसमें वो पीछे से घूम के आ रहा है, इसमें वो ऊपर से घूम के जा रहा है। तो दोनों में फोर्सेस अलग अलग लगेंगे। तो जेड एक्सिस में भी वो घूमेगा, जब वाई एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो भी घूमेगा। वाई एक्सिस ओनली, गलत बात है भाई, ओनली वाला पॉइंट नहीं है, जेड एक्सिस से भी डिफाइन हो रहा है। जेड एक्सिस ओनली गलत बात है, वाई एक्सिस पे भी हम ये चीज कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता है तो आप उसके जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कर सकते हो, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग रखा तो, और मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग रखा तो। दोनों केसेस में आपके लिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैंने दोनों की ही डायग्राम बना दिए हैं, ये समझ जाना। पीछे से घूम के जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, पीछे से घूम के जाएगा, और ये ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, है ना भाई? फील आनी चाहिए बस। ये ऊपर से घूम के जाएगा, ये पीछे वाली साइड से घूम के जाएगा। अब यार 3 डायमेंशन वाली बातें बना नहीं सकता हूं। पीछे से घूम के जाना मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे घूम जाएगा पीछे की तरफ, और फिर घूम के आएगा, ठीक है? ऊपर से जाने का मतलब ऐसे चलता चलता बढ़िया मस्त फील्ड लगाया, फील्ड की वजह से फोर्स आया, अब वो ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, पूरा गोल घूम के फिर जाएगा पीछे, ठीक है? तो ये दोनों ट्रिक्स, y axis and z axis only. This is the question number 9. फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आ गया समझ? हो गया ना पिक्चर क्लियर? पक्के से? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? लेट्स से E and B denotes the electric and the magnetic field in the frame S. फ्रेम S में अलग अलग फ्रेम की बातें कर रहे हैं यहां पे। फ्रेम S के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश, मैग्नेटिक फील्ड B डैश, यहां पे इन अनदर फ्रेम S डैश। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, मैग्नेटिक फील्ड B डैश है। कोई एक और फ्रेम है S डैश, जो कि मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S।
एस के रेस्पेक्ट में एट अ वेलोसिटी वी वेक्टर है ना, यहां पे एस के बाद एट है। तो भैया यहां पे क्या हो रहा है, एक फ्रेम है एस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। एक और फ्रेम है एस डैश जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश। ये एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी। सो इनमें से कौन सी दो इक्वेशंस गलत हैं वो आपको बताना है। इनमें से कौन सी दो इक्वेशंस गलत हैं ये आपको बताना है। चलो भाई सोचो। सर ये क्या बात होती है, ये हमारे पास कोई फ्रेम है एस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये एक और फ्रेम है एस डैश, ओ सॉरी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश और मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, एस के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो चलो भाई इनमें से बताओ कौन सी क्वेश्चन खराब है, कौन सी क्वेश्चन सही है। सर ये क्या बात होती है, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। यार ये तो इतना खतरनाक क्वेश्चन हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बातें आ गई, यहां पे रिलेटिव मोशन आ गया, उसमें भी फ्रेम एस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड भी, यहां पे ई डैश भी। क्या है सर ये, और इक्वेशन कहां से आई है, हमें तो ये भी नहीं पता इक्वेशन कैसे आएगी। दिक्कत होगी यार, ये तो दिक्कत होगी ना। क्या करें क्या करें यार, एक काम करते आपको तो बस ये बताना है कौन सी इक्वेशन गलत है ना, आपको तो बस ये बताना है कौन सी इक्वेशन गलत है। एक काम करो, डायमेंशनल एनालिसिस से कर लो इसको। एक काम करो, इसको डायमेंशनल एनालिसिस से कर लो। तुम जानते हो डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलता है कि एलएचएस पे जो डायमेंशन होते हैं वो आरएचएस के डायमेंशन पे होने चाहिए, तो ही हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगी। कोई भी इक्वेशन अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन में आपको यह चेक करना है क्या एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन से मैच करता है कि नहीं करता है। भाई यहां पे एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर यहां पे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको लिखा जाता है QVB इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो यहां से Q से Q मार देना और एक रिलेशन आता है E इक्वल्स टू VB वाला। ये रिलेशन आगे चल के भी बहुत काम आएगा, इसलिए अभी से नोट कर लेना इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है VB, वेयर V इज द वेलोसिटी। ठीक है, V इज द वेलोसिटी। चलिए भाई ट्राई करें फटाफट से। डायमेंशन से कर सकते हो इसको, ठीक है। करें क्या ट्राई, चलिए भाई डायमेंशनल मेथड से इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले वाले ऑप्शन पे। पहले वाले ऑप्शन में जो इक्वेशन लिखी है वो है by डैश इक्वल्स टू by डैश इक्वल्स टू by प्लस VEZ अपॉन सी स्क्वायर, VEZ अपॉन सी स्क्वायर। ये सब इक्वेशन हमें नहीं आती लिखना, है ना, हमें डायमेंशन आते हैं। यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे V अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं V इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे V इंटू बी, तो चलो लिख दो। तो by डैश इज इक्वल्स टू by प्लस V इंटू बी बाय सी स्क्वायर। सो by इज इक्वल्स टू by प्लस V स्क्वायर B अपॉन सी स्क्वायर। C जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, V जो होता है वो भी होती है स्पीड। दोनों का डायमेंशन सेम होता है LT माइनस 1। अरे वेलोसिटी और स्पीड दोनों की डायमेंशन सेम है, तो भैया यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायमेंशनली चेक करो, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालते हो, देखो QVB इज इक्वल्स टू F, तो यहां से हो जाएगा Q की जगह IT लिखते हैं, तो ये IT डॉट LT इनवर्स डॉट B इज इक्वल्स टू MLT माइनस 2। सो T से तो T मर जाएगा यहां पे, सो B हो जाएगा MLT माइनस 2 अपॉन IL, I से भी I मार देना, सो MT माइनस 2 I इनवर्स। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे फोर्स इक्वल्स टू QVB, चार्ज की जगह IT, वेलोसिटी की जगह LT इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड की जगह B, फोर्स का MLT माइनस 2। तो यहां से मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड कर लिया। तो चलो देखो इस इक्वेशन में एक तरफ आएगा MT
टी माइनस 2 आई इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। अरे क्या फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड वाई कंपोनेंट का है या जेड कंपोनेंट का, कोई फर्क पड़ता है क्या, है तो मैग्नेटिक फील्ड ना। तो ये हो जाएगा एम टी माइनस 2 आई इनवर्स प्लस, यहां पे देखो वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी स्पीड है एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड वाला। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टी माइनस 2 आई इनवर्स इज इक्वल्स टू एम टी माइनस 2 आई इनवर्स प्लस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जेड वाला है सर। अरे भाई डायमेंशंस को एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वो एक्स एक्सिस है, भले वो वाई एक्सिस है, भले वो जेड एक्सिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका डायमेंशन भी वही होगा एम टी माइनस 2 आई इनवर्स। क्या एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन मैच करते हैं क्या, एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस का डायमेंशन मैच करता है क्या, अगर मैच करता है तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। मुझे बताना है रॉन्ग इक्वेशन, तो ये आंसर तो नहीं होगा हमारा। मुझे गलत इक्वेशन बतानी है, पहला ऑप्शन पहली इक्वेशन करेक्ट है, दूसरी ऑप्शन देख लो सर जी कुछ नहीं किया है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो कोई बात नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिखेंगे। ये वाला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाओ फटाफट से, क्या लिखा है ई वाई डैश इक्वल्स टू ई वाई माइनस ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई वाई माइनस वी बी बाय सी, यही है ना वी बी बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो होता है वी इंटू बी, तो v की जगह e बाई बी आ जाएगा, इस v को यहां पुट कर देना, तो ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई वाई माइनस v की जगह e बाई बी, e बाय बी डॉट b बाय सी स्क्वायर, b से b मर जाएगा, सो ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई वाई माइनस ई जेड था यहां पे और अपॉन में सी स्क्वायर आ गया। इक्वेशन डायमेंशनली सही हो रही है क्या, देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू, ई से निकाल लेना तुम लोग, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू आई टी डॉट ई, सो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस 3 आई इनवर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलो लिख दो यहां पे एम एल टी माइनस 3 आई इनवर्स इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 3 आई इनवर्स माइनस एम एल टी माइनस 3 आई इनवर्स अपॉन एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई साफ साफ दिख रहा है मैच नहीं करेगा, साफ साफ दिख रहा है कि एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस से मैच नहीं करने वाला है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये इक्वेशन हमारी क्या है रॉन्ग है, तो दिस इज रॉन्ग इक्वेशन। क्या है ये आपकी गलत वाली इक्वेशन है, बिकॉज यहां पे एल टी माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। ये वाली डायमेंशन को कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो कुछ और मिलेगा, तो आपका क्या एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस से मैच करा क्या, नहीं करा, तो ये इक्वेशन आपकी क्या है रॉन्ग है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि हमें रॉन्ग इक्वेशन बतानी है। गलत इक्वेशन में एक तो बी आ जाएगी, गलत इक्वेशंस में एक तो बी आ जाएगा। चलो सी वाले को भी चेक कर लेते हैं, सी वाले को भी चेक करते हैं। सी वाला हमसे क्या बोलता है कि बी वाई डैश इक्वल्स टू बी वाई डैश इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस का v इंटू ई जेड। क्या यही बात है, देख लो फटाफट से, v इंटू ई जेड लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब e इक्वल्स टू बी वी वाली पिक्चर पता है तुम लोगों को, e इक्वल्स टू बी इंटू वी, तो v इक्वल्स टू ई बाई बी। चलो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी वाई डैश इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस ई स्क्वायर बाय बी। समझदार हो तुम लोग बहुत ही ज्यादा, तुम्हें पता है कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें यह पता चल रहा है कि एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर है। अगर यहां पे बी होता, ओवरऑल यहां पे अगर बी होता तो हमें समझ आती बात है, ठीक है। अगर यह बात नहीं तो इसको ऐसे भी लिख लो, प्लस वी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बी इंटू वी कर देते हैं, तो जगह बी वाई प्लस बी स्क्वायर बी इंटू वी स्क्वायर। अब देख लो तुम लोग भाई, एलएचएस की इक्वेशन जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है, एलएचएस की जो इक्वेशन है वो आरएचएस के बराबर नहीं है, और अगर वो बराबर नहीं है तो क्या इक्वेशन करेक्ट है क्या, सो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ये इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। सही बात है ना यार। यहां पे क्या किया, ई की जगह बीवी पुट कर दिया, बीवी पुट कर दिया, बी वी स्क्वायर हो गया। एलएचएस की इक्वेशन आरएचएस के बराबर नहीं है। अगर ये वी स्क्वायर नहीं होता,
अगर ये v स्क्वायर नहीं होता तो हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाती, पर ये भी रॉन्ग इक्वेशन है। तो हमारा आंसर ये भी सही है क्या? हाँ सर, ये भी सही है, क्योंकि हमें रॉन्ग इक्वेशन बतानी है। लास्ट इक्वेशन है ई वाई डैश इक्वल्स टू ई वाई प्लस बी वी सेट, है ना। तो इसको तो यही सॉल्व कर ले। क्या बोला है? ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई वाई प्लस बी वी, यही बोला है। v की जगह e अपॉन बी पुट कर दे, v की जगह e अपॉन बी पुट कर दीजिए, तो ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई वाई प्लस बी डॉट ई अपॉन बी, बी से b मर जाएगा, तो ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई वाई प्लस यहां पे e। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशनली चेक कर लेना तुम लोग, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। अब तुम्हें ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो EZ है, ये EY है, तो डायमेंशन को इनसे फर्क नहीं पड़ता कि X एक्सिस है Y एक्सिस है, उसको सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो राइट है, इट इज योर राइट इक्वेशन। तो यहां पे तुम्हारे ऑप्शंस बी और सी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारी क्वेश्चंस इनकरेक्ट है या फिर कहूं रॉन्ग है। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है तुम लोगों से? डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि कोई भी इक्वेशन के डायमेंशन अगर LHS वाले बराबर हो जाए और डायमेंशंस एट द RHS पे, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वो इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। न्यूमेरिकली बात करें तो पूरी इक्वेशंस में तुम देख लो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो न्यूमेरिकली चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायमेंशनली तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहली इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमें मिला ये, पहली क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा तो भाई साहब बहुत बढ़िया, सब कुछ सही सही आ रहा है बिल्कुल। ये देखो सी स्क्वायर वी स्क्वायर एक दूसरे को मार देंगे, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RH तो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने बोला भैया ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन को चेक किया, सेकंड ऑप्शन में मैंने देखा कि भैया ऐसी ऐसी बातें हो रही है और LHS का जो इक्वेशन जो डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन के बराबर नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, यहां पे जो इक्वेशन थी उसमें देखो E इक्वल्स टू VB वाला है या फिर V इक्वल्स टू E बाई बी, V की जगह मैंने E बाई बी पुट कर दिया, तो E बाई सी स्क्वायर आता है। फिर से डायमेंशन हमारे सेटिस्फाई नहीं हुए, डायमेंशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुए मतलब गलत इक्वेशन है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कौन सी इक्वेशन गलत है। तो एक तो बी वाली इक्वेशन गलत है, उसके बाद में थर्ड इक्वेशन पे आया, फिर थर्ड इक्वेशन को भी सॉल्व करा मैंने देखा यहां पे bv स्क्वायर बन रहा है। या तो तुम इसको ऐसा सॉल्व कर लो v की जगह e अपॉन बी पुट करके, या तो वेलोसिटी की जगह e अपॉन बी पुट कर लो, या फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह bv पुट कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, आंसर सही आएगा। सो द पॉइंट इज LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर नहीं है, दैट मींस दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, और हमें भी तो यही आंसर चाहिए, रॉन्ग इक्वेशन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ये डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन को सॉल्व किया, v की जगह e बाई बी पुट कर दिया, वेलोसिटी की जगह हमने e अपॉन बी पुट कर दिया है, और जब वेलोसिटी की जगह e अपॉन बी पुट करोगे तो b से b मर जाएगा, LHS पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, RHS पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन करेक्ट है। तो ये इक्वेशन हमारी राइट है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शंस बी और सी बिल्कुल करेक्ट होंगे, और बाकी ये दो ऑप्शंस हमारे गलत है। उसने बोला था गलत इक्वेशन बताना, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली और ये वाली इक्वेशन दोनों गलत है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन करेक्ट है। तो ये हमारे आंसर्स ये बी और सी हो गया। समझ आ गई बातें? नोट भी कर लिया होगा तुम लोगों ने, पक्का ना? समझ गए ना सच में? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव 2 की कहानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट आए, दोबारा वीडियो देखना चाहते हो, तो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट पे आपको ये वीडियो इजीली मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे हम हर एक वीडियो को एक अरेंज फॉर्मेट में रखते हैं विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचेगा, जिससे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? सो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट फॉर मोर वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कंटिन्यू करना है यूट्यूब पे, सो डोंट फॉरगेट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बिकॉज बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं या फिर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिसेस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वो सारे नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे। तो डोंट मिस दिस पार्ट, और शेयर कर दो यार, हर उस बच्चे तक इसको पहुंचा दो जिसको सच में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन हो जाना चाहिए। और लाइक कर दो यार, लाइक क्यों नहीं कर रहा आजकल तुम लोग? कर दो लाइक भी, है ना? सो बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस सेशन ये 3 काम फटाफट से कर दीजिए, और बाकी की बातें हम करेंगे अब अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।